और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, शक्ति वंदन बिल पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में जबरदस्त समर्थन मिला है। सिर्फ दो वोटिंग के दौरान सिर्फ 2 वोट बिल के विरोध में पड़े और बाकी सभी वोट पड़े बिल के पक्ष में। तो लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, नारी शक्ति वंदन बिल, वो पास कर दिया गया है। अब इसकी राह आगे की हो राज्यसभा में, और जो विपक्षी दलों का रुख है उससे लग रहा है कि वहां भी कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज तमाम विपक्षी सांसदों, पक्ष के सांसदों ने एकजुटता से लगभग 2/3 बहुमत से पास कर दिया। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इस विधेयक पर अपनी अपनी बातें रखी। विधेयक को लेकर एक लंबी बहस हुई और आखिरकार बुधवार को संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन था आज, और इसके समर्थन में 454, खिलाफ में 2 मत, 7 घंटे से ज्यादा की चर्चा, उसके बाद मतदान और ये बिल प्रचंड मतों से पास हो गया। बहस में तमाम नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी से लेकर अमित शाह से लेकर सदन में अपनी बात रखते हुए हर कोई नजर आया। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक दलों की तरफ से इसके समर्थन की घोषणा की गई, लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर जरूर सवाल थे। इसमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी की मांग थी कि इसमें ओबीसी समुदाय के लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान हो। राजनीतिक दलों को अलग अलग प्रावधानों पर जरूर अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार ये बिल लोकसभा से पास कर दिया गया है। 7 घंटे से ज्यादा तक चली बहस के बाद लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कर दिया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर जबरदस्त बहस देखने को मिली पक्ष और विपक्ष की। इसके बीच में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया, परिसीमन का मुद्दा आया, जनगणना का मुद्दा आया। तमाम सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिए, और किस तरह की किन कैटेगरीज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है ये साफ किया गया। 1/3 सीटों को आरक्षित करना है तो कौन सीट तय करेगा, किस तरह से होंगे, ये सब बातें आज सरकार की ओर से अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उन्होंने क्लियर की, और काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। अपनी अपनी बात सबने रखी, लेकिन आखिरकार जब वोटिंग हुई तो महज 2 मत ही खिलाफ में पड़े और 454 मत पड़े पक्ष में। तो इस तरह से विशेष सत्र के तीसरे दिन नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया है। तुरंत ये लागू नहीं होगा। राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर ये, क्योंकि संविधान संशोधन बिल है, तो स्वाभाविक रूप से आधी जो विधानसभाएं हैं वहां से भी इनको मंजूरी मिलनी बाकी है। और कहा यह जा रहा है कि 2026 के परिसीमन के, क्योंकि इसमें जिक्र है परिसीमन का, इसलिए परिसीमन के बाद ये लागू होगा। तो तुरंत लागू नहीं होगा, एक लंबी लड़ाई, लेकिन लंबी लड़ाई नारी शक्ति को मजबूत आधार देने की भी थी। तो कम से कम वो पड़ाव, पहला पड़ाव आप कह सकते हैं कि संसद के माध्यम से ये पहला और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव पास कर लिया गया। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। सोशल मीडिया के दौर में तरह तरह की बहस होती रहती है। दलीलें हर तरह की हैं। कोई कहता है सोशल मीडिया ने इंसान की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, तो कोई कहता है कि सोशल मीडिया तो वरदान बनकर आया। दोनों तरह के विचारों को जो बात सहमति की साझा जमीन पर लाती है वो है बैलेंस। लेकिन सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी को लेकर जटिलताएं कई हैं। इन जटिलताओं के बीच में कर्नाटक हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने मामले पर बहस और तेज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट बन गए। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से
वोट देने के लिए एक न्यूनतम उम्र तय है, उसी तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए भी उम्र की सीमा होनी चाहिए। एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इस कंपनी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि युवाओं, विशेष रूप से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सोशल मीडिया तक पहुंच बैन किया जाना चाहिए। और इसके लिए, हालांकि ये मौखिक सलाह थी, मौखिक टिप्पणी थी, ये कोई आदेश नहीं है, लेकिन इस टिप्पणी के कई मायने हैं। इसके लिए 18 या 21 साल की उम्र तय की जानी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन भी था कोर्ट का। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि आज के स्कूल जाने वाले बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। शराब पीने के लिए जिस तरह से उम्र की सीमा तय है, उसी तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल की भी एक उम्र, एक सीमा तय होनी चाहिए। जस्टिस जी नरेंद्र ने टिप्पणी की कि बच्चे 17 के हों या 18 साल के, लेकिन क्या उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता है कि कौन सी चीज उनके और देश के हित में है और क्या नहीं है। उनका यह भी कहना था कि न केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि समूचे इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो उनके मन को खराब करती हों, जो मन को भ्रष्ट करती हों। जस्टिस नरेंद्र ने कहा कि जब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे कुछ जानकारी देनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे ऑनलाइन गेमिंग में होता है, जहां एक उचित आयु सीमा से कम व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। तो इसे सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप लागू क्यों नहीं कर देते, ये सवाल था उनका। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा हो गया तो यह एक वरदान साबित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 न्यायाधीशों की बेंच कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज करने के खिलाफ एक्स यानी कि ट्विटर की अपील पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की ये बेंच थी और इसी बेंच की ये टिप्पणी एक्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दौरान आई। अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था। ये मामला है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, बहस ये नहीं है, विषय अलग है। विषय ये है कि बच्चों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी क्या होनी चाहिए और अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर उसके भी कई सवाल हैं, उसमें बहुत सारे मसले आ जाते हैं। उसमें डिजिटल लिटरेसी का जो सपना हम संजोए हुए हैं उसकी बातें आ जाती हैं। एक पक्ष ये भी कहता है कि साहब अब बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, अपना अच्छा भला सब जानते हैं, तो क्या आप उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाएंगे, ये इस तरह की बहस है। इसी के अलावा एक बहस ये भी कहती है कि साहब डिजिटल स्पेस तो हर किसी का राइट है, फंडामेंटल राइट, आप इसे न भी कहें तो कम से कम एक सामान्य रूप से एक अधिकार तो है कि वो डिजिटल स्पेस में रहे, तो फिर उस अधिकार का क्या होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बच्चों को डिजिटल स्पेस में आने से रोक देंगे या उसके लिए कुछ शर्तें लगा देंगे, उसके लिए उम्र की सीमा लगा देंगे, तो क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी। इसके अलावा एक बहस ये भी है कि उम्र की सीमा तय करने से बेहतर ये होगा कि आप माँ बाप को ये अथॉरिटी दें कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित कर पाएं। तो एक तरह से पेरेंट कंट्रोल की बात आ रही है। तो इस तरह की कई इसमें प्रक्रियात्मक जटिलताओं की बात भी आ रही है कि एज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा जटिल है, कैसे तय होगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ चुकी हैं 2021-22 में कि 70-80% से ज्यादा जो कम उम्र के बच्चे हैं वो फेक आईडीज बनाकर सोशल मीडिया पर हैं। तो आप किस तरह से रोक पाएंगे उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो उनके व्यवहार में और निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ रहा है, जो उनके कंसंट्रेशन और पढ़ाई लिखाई में जो असर पड़ रहा है, इसके अलावा जो साइबर बुलिंग का वो जो लगातार शिकार हो रहे हैं, इसके अलावा जो उनके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, इस तरह की दिक्कतों को फिर कैसे दूर करेंगे। सोशल मीडिया को हम
बच्चों के लायक कैसे बनाएंगे? ये दोनों तरह की बातें हैं जिनके अपने अपने बड़े जटिल प्रश्न हैं, तो गंभीर सवाल भी हैं दोनों तरफ के लोग। तो इसमें एक बैलेंस कैसे बना जाएगा? हाईकोर्ट के जज साहब की इस टिप्पणी के बाद अब इस पर बहस तेज हो गई है। थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इर्द गिर्द समझेंगे इस पूरे विषय के क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ निराली भाटिया भी हैं, साइबर मनोवैज्ञानिक हैं। निराली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, चर्चा की शुरुआत तो आपसे ही करना चाहेंगे। और कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच की ये जो टिप्पणी आई है, ये मौखिक रूप से उनकी टिप्पणी थी, लेकिन इससे पहले से ये बहस चल रही है अमित जी कि सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी किस तरह से सैनिटाइज हो, उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें। न्यू एज लर्निंग का ज़माना है, डिजिटल लर्निंग का ज़माना है, उनको ऐसा आप बिल्कुल दूर तो कर नहीं सकते। तो फिर बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो, इस पर कहाँ तक बात पहुंची है, क्या क्या चल रहा है आजकल इस मुद्दे को लेकर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये कंसर्न बिल्कुल स्वाभाविक है और ये बात महत्वपूर्ण है कि अब ये जजेस तक भी मामला संज्ञान में आ गया है और वो भी समझ रहे हैं कि इस चीज पर कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। इससे पहले हमने चाइना का जो डिसीजन था उस पर डिस्कशन किया हुआ है कि चाइना ऑलरेडी इसको लेकर रेगुलेशंस ला रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो टाइमिंग जो है बच्चों की कम की जाए, रेगुलेट की जाए। और यही अब भारत का हाल है। एक कंप्लीट जो जो एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जंजाल में हमारे हाथ से फिसल जाए और हम एक जो स्किलफुल पीढ़ी खड़ी करना चाहते हैं वो मौका गंवा दें। तो इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस बात है और ये हम देख रहे हैं कि लोगों का जो समय, ना सिर्फ समय वेस्ट होता है बट उनकी साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस बदल रही हैं, डिप्रेशंस आ रहे हैं और कई सारे मनोविकार पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे कंसर्न हैं बच्चों को लेकर। अब जो बात यह आई कि हम इसको कैसे करें, कैसे पहचानें कि वो बच्चा ही है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही कि अधिकतर बच्चे गलत एज डालते हैं। अधिकतर बच्चे अपने रेगुलेटेड एज से पहले ही सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 13 साल से छोटे बच्चे होने चाहिए, कई सारे बच्चे हैं जो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम। फिर जब फैमिली सेंटर वाली चीजें आई कि बच्चों के पेरेंट्स उनको रेगुलेट कर लेंगे, तो बच्चों ने अपने आप को 18 से ऊपर दिखाना शुरू कर दिया ताकि वो फैमिली सेंटर का पार्ट ना बन पाए, क्योंकि उसमें नहीं तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेरेंट्स। तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, बच्चों को पता है कैसे कोई सिस्टम बाईपास करना है और कैसे, तो वो इंफॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं उसको भी लेकर हम कोई रेगुलेशन नहीं ला सकते। हमें एआई के थ्रू ये करना होगा कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वो बच्चा हो सकता है गेम यदि खेल रहा है और यदि उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर हम पहचान लें कि हाँ ये बच्चा है, तो और उसको रेगुलेट करें, तो मेरे ख्याल से यही एक नेचुरल जो रेमेडी मिलेगी। यदि हम चाह रहे हैं कि उनसे कोई इनपुट लेंगे तो वो उसके बाद इस तरह का कोई 100% ऑथेंटिक सोल्यूशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर एआई इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जिस एज ग्रुप का होता है उस एज ग्रुप के हिसाब से वो कुछ, उसका जो इंटरनेट डिजिटल डीएनए है वो अलग होता है। मैं चाहूंगा अमित कि ये होगा। एआई कैसे इसको रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बात करें। फिलहाल मैं निराली जी के पास आना चाहूंगा। निराली जी, देखिए, जो एज रिस्ट्रिक्शंस के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जैसा कि जज साहब ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि भाई एक तो बच्चा 17-18 साल या उससे कम उम्र का है, सोशल मीडिया पर है, वो कैसे तय करेगा कि राष्ट्रहित क्या चीज़ है और राष्ट्रहित के अलावा उसका पर्सनल सही, उसके लिए बुरा क्या है। कई बार बच्चों को पता नहीं चल पाता क्योंकि ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े हुए कंसर्न है। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न भी है, बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक इशू है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, आउटडोर प्ले वर्सेस ये जो वर्चुअल इंटरेक्शन उनका है। आप इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देखती हैं जो फेवर में हैं? मैं फिर अगेंस्ट में बाद में आऊंगा, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ये? इट डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है एंड देयर इज अ रीजन, राइट? ये कोई अचानक से नहीं पैदा हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इम्पैक्ट देखा है, हम सुन रहे हैं। जैसे वी ऑल नो द स्टैटिस्टिक्स कि इंडिया आज भी
टॉप 3 में आता है जब साइबर बुलिंग की बारी आती है, एंड खास करके साइबर बुलिंग के शिकार बच्चे ही होते हैं. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. इसके अलावा एडिक्शन जितना बढ़ रहा है बच्चों में, बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेके इतने कंसर्न्स जाग रहे हैं. सो ऑल दीज पैरामीटर्स ये तो प्रूव करते हैं कि रेगुलेशन लाना बनता ही बनता है. इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप टू टेक एट दिस मोमेंट. पर ये रेगुलेशन कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किस हिसाब से हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब डिसाइड करेगा कि इज इट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मूव और इज इट नॉट गोइंग टू बी. हमें इसे अच्छी तरह से अगर बैलेंस हमने किया तो दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को हम संभाल के एक का रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर इट बिकम्स इजी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अब उस स्पीड में हैं. तो रिवर्स लाना यानी उनसे कंप्लीटली उसे सोशल मीडिया से कंप्लीटली बाहर निकाल पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप. प्लस नॉट नेसेसरी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि दे विल फील लेफ्ट आउट, फोमो सेट इन हो जाएगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड कि हाँ क्या होता है यहाँ पे रहने से. सो इसके चलते वी हैव टू ब्रिंग इन अ बैलेंस्ड अप्रोच जहाँ पे हम उनकी प्राइवेसी, हम उनकी सेफ्टी एंड हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करें, उन्हें वही कंटेंट के एक्सपोजर दे जो एज अप्रोप्रिएट हो. सो इट हैज टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेल थॉट ऑफ मूव. बिल्कुल आपने सही कहा. अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जटिलता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, जिसकी हम बात कर ही रहे थे. इसके अलावा कानून कैसे बने. हमारे यहाँ अभी डिजिटल न्यू एज का जो डिजिटल कानून आना चाहिए, उसी में इतनी बहस चल रही है कि कैसे लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, और ये तो बच्चों से जुड़ा हुआ एक वो है. तो आपको लगता है कि एक मुकम्मल कानून बनाना इतना आसान होगा कि लोग बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में राजी हो जाएंगे, या ज्यादा इस पर आम राय बना पाएंगे? नहीं, मुकम्मल कानून बनाना कोई भी इतना आसान नहीं होता है, और ये डिस्कशंस के बाद एक कंसेंसस बनती है जिसमें दोनों तरह के लोगों के इनपुट शामिल होते हैं. और कोई भी चीज यहाँ बाइनरी नहीं होती है. वर्ल्ड जैसे कि हम जानते हैं ग्रे है. तो इस मुद्दे पर भी हम बात कर रहे हैं तो दोनों पक्ष के कुछ कुछ पॉइंट्स ठीक हैं. हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जो दोनों को ही कुछ हद तक संतुष्ट कर सके. तो मेरे ख्याल से इधर भी कोई भी कानून लाएंगे, कानून लाने से पहले एक अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑलरेडी होता है, सारे लोग एक्सपर्ट बैठते हैं, उसके बावजूद उस पर डिस्कशन की जरूरत पड़ती है. तो कोई भी कानून इतनी आसानी से तो नहीं बन सकता. हाँ, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है. मुझे बार बार जो मैं इनपुट आपको देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी या एआई इस चीज को लेकर हमें काफी हद तक एक कन्वीनियंस दे सकती है, क्योंकि हम जो चीज मैनुअली नहीं कर सकते, जो हम किसी की ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी पर सीधे सीधे नहीं कंट्रोल लगा सकते, वो हम एआई के थ्रू नेचुरली कर सकते हैं. तो वो एक मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए. कुछ अगर एग्जांपल हो या आपके मन में कुछ आइडिया हो कि एआई कैसे कंट्रोल करेगा कि बच्चा के जो डिजिटल स्पेस में आने के राइट्स हैं वो भी सुरक्षित रहें और वो वल्नरेबल कंटेंट से भी दूर रहे. इसमें एआई कैसे, क्या भूमिका निभा सकता है और किस तरह से? सर देखिए, सबसे पहले तो एआई आपको आपसे ज्यादा जान सकता है, क्योंकि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल आज की डेट में आपकी सिर्फ लॉगिन पासवर्ड से आपको नहीं पहचानता है, वो आपके हर एक्टिविटी से आपको पहचानता है. ओके. और उसके बाद जो भी आपको ऑफर किया जाता है उस एक्टिविटी के बेस पे होता है. तो वो जो पहचानना है आपको, वो पहचानता गूगल आपकी एज ग्रुप है, आपके पैटर्न है, आपके इंटरेस्ट हैं, आपके लाइक्स हैं, वो सारी चीजें पहचानता है आपकी. तो ये चीज जब एआई को दी जाती है, आपके सारे इनपुट, जिसको हम डिजिटल डीएनए बोलते हैं आपको, उसके बाद इस समय गूगल आपको प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए यूज करता है वही इंफॉर्मेशन. हम वही इंफॉर्मेशन रेगुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई इसको ना दिखाया जाए, उसको ये चीजें ना ऑफर की जाए, उसको इसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाए, या उसकी टाइमिंग लिमिट कर दी जाए, क्योंकि हम उसको पहचान पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो इंस्टाग्राम पे इस समय रील दिख रहा है 2.5 घंटे से या 2 घंटे से, वो इस एज ग्रुप का ही हो सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह के रील्स देखे या जिस तरह के उसके लाइक्स हैं उसको पता है. तो ये एक तरीका होता है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पहचानते हैं. इंटरेस्टिंग बात आपने बोली. मुझे लगता है कि यहां से एक राह निकल सकती है. आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग के लिए सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल करती हैं
कि दीपक डोभाल कहाँ जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, और फिर उस तरह से उनको प्रोडक्ट ऑफर किए जाएं। कमाई के लिए तो बड़ा इफेक्टिवली इनका इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना बच्चों को साइबर स्पेस में एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए या उनके लिए एक नियम, एक दायरे तय करने के लिए इसका इस्तेमाल हो। यह आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक अच्छा एक पहलू हो भी सकता है AI का इस्तेमाल। थैंक यू फॉर दिस इनपुट अमित जी। और इसमें एक चीज निराली जी आती है कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई कानून लाने की जरूरत क्या है, देश को या हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को चिंता करने की जरूरत क्या है, जब जिम्मेदार पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से जिम्मेदारी ले लें। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोग फोकस करते हैं। अब दिक्कत ये है कि पेरेंट्स तो खुद ही जूझ रहे हैं बेचारे कि हम सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे, तो वो बच्चों पर तो कैसे, ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह से ले रही हैं? मुझे लगता है आप म्यूट पर हैं निराली जी। सॉरी, मेरे यहाँ विसर्जन का बैकग्राउंड में बहुत साउंड है। प्लीज सो एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो मेरा ये मानना है कि अलोन पेरेंट या एनी अदर रिस्पॉन्सिबल गार्डियन अडल्ट अकेले, नो, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, पेरेंट्स भी अपना कर्तव्य करेंगे, वो अपने एंड पे बच्चों पे रेगुलेशंस लाएंगे, उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करेंगे। बट चैलेंज कहाँ पर आता है, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, आई वर्क विद मेनी पेरेंट्स। चैलेंज यहाँ आता है कि जो डिवाइस है हमारा, यानी बेसिकली जो इंटरनेट है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज होता है। यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ सोशल स्किल्स भी हैं, लर्निंग भी है, लॉट ऑफ वर्क, तो इसीलिए वो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना, क्योंकि प्रोडक्टिव यूसेज भी हमें उसी डिवाइस पे करना होता है। दैट्स वेयर वी वांट कलेक्टिवली दैट कहीं अगर सोशल मीडिया कंपनीज भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, जैसे दुबे जी ने कहा कि यूजिंग AI दे कैन एक्चुअली पॉइंट आउट कि क्या कंटेंट जा रहा है और क्या नहीं। तो ये सोशल मीडिया कंपनीज भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं एंड इंटेंट लाती हैं कि दे वांट टू कीप चिल्ड्रन सेफ, इट इज वेरी इजी। करंटली भी उनके एल्गोरिथम्स ये कर ही रहे हैं, हमारे फुटप्रिंट्स देख के हमें सिमिलर कंटेंट देते हैं। इनफैक्ट कुछ ही महीनों पहले यूके में ये लैंडमार्क जजमेंट में वन ऑफ द सोशल मीडिया कंपनीज वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो एक छोटी सी लड़की बहुत सारे वीडियोस देखती थी हाउ टू कमिट सुसाइड, तो एक वीडियो उसने सर्च किया, फिर यू मे आल्सो लाइक करके बहुत सारे आ जाते हैं। तो कोर्ट ने भी यही बताया कि अगर आपको दिख रहा है कि बच्ची वही वीडियो सेव करी, चाहे बच्ची हो चाहे अडल्ट हो, आपके एल्गोरिथम ने उल्टा उन्हें रीडायरेक्ट करना चाहिए कि हेल्पलाइन की तरफ जाओ या ये कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट सोशल मीडिया कैन डू। लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो देयर हैज टू बी एन इमीडिएट एंड अ स्ट्रिक्ट एक्शन। रिपोर्टिंग प्रोसेसेस इजी हो जाने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट राइट्स एंड हाउ पेरेंट्स कैन टेक एक्शंस। From government side there have to be strict regulations कि all these other bodies comply करें जो हम restrictions लाएं। So overall collective responsibility, it cannot be कि सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो and it is their job। ये भी एक बेटर और मैच्योर अप्रोच होगी कि हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे। कानून ऐसे आए कि उसमें यदि इस तरह के कोई बच्चों की मानसिक अवस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो उनको प्रोटेक्शन मिले। बच्चों को डिजिटल स्पेस में जो अधिकार मिलने चाहिए, एक्सपोजर जितना वाजिब मिलना चाहिए वो भी आबाद रहे, वो भी निर्बाध तरीके से मिलता रहे, और पेरेंट्स को भी अपनी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल अमित जी आपसे है, जो हाईकोर्ट बेंच की ये जो टिप्पणी है, इसके साथ साथ जो उन्होंने एक टिप्पणी दी है, इस विषय से जरूर इतर मैं उसको मानता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि साहब पूरा का पूरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज बहुत कम है। ओके, यहाँ तो क्लियर है। ओके, अब आ रही है अमित मेरी आवाज आपको? नहीं सर, आपकी आवाज अभी आई है। अच्छा, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे ना? अब सुन पा। ठीक है। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हाईकोर्ट की जो बेंच की जो टिप्पणी थी कि आप सोशल मीडिया छोड़िए, पूरी इंटरनेट से आप ऐसे कंटेंट को हटाइए जो दिमाग को भ्रष्ट करते हों। ये आर्गुमेंट बहुत पुराना है, इस पर बहुत बहस भी हो रही है। क्या हम फ्यूचर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखेंगे
कि जैसा अभी निराली ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कंटेंट ही ऐसा क्यों है, या अगर वो कंटेंट है भी किन्हीं वजहों से, तो उसके ऊपर जो कंटेंट की बाढ़ आती है, बौछार आती है, और एक तरह से वो मेंटली आपको कॉर्नर कर देता है। वो बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट आपको एक जगह पे कॉर्नर कर देता है जहां से बाहर निकलने का आपका रास्ता बचता नहीं है। ऐसे माहौल में क्या जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि साहब आप सैनिटाइज कीजिए पूरी इंटरनेट की दुनिया को, ये पॉसिबल लगता है आपको? नहीं, पूरी तरह सैनिटाइज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है, कई जगह आर्काइव्स ऑफ डेटा भी होते हैं। और एक जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि आप फेसबुक पर ढूंढिए काउंटरफीट नोट्स, नकली नोट ढूंढिए, तो फेसबुक आपको एक वार्निंग देता है कि ये इलीगल है, ऐसे सर्च मत कीजिए, यदि आप ज्यादा सर्च करेंगे तो हम पुलिस को बता देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके नीचे लिखा रहेगा कि यदि आप इसके बावजूद ढूंढना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, प्लीज तो कंटिन्यू। आप उसके बावजूद क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तो आपको हजारों पेज मिल जाते हैं फेसबुक के जहां पर नकली नोट बिक रहे होते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए। तो फिर उस वार्निंग का मतलब क्या था? जिसने करना है, जिसने देखना, उसके लिए कंटेंट तो आप रोक नहीं रहे, आप चाहते हैं, आप वो पेज मैनेज कर रहे हैं, जो लोग उनको भी जानते हैं, आप जो नकली नोट बना के बेच रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, उनके पेज आप होस्ट कर रहे हैं, पर आपने सर्च कैटेगरी में सिर्फ एक वार्निंग डाल दी कि देखिए आप सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, पर मैं पेज डिलीट नहीं करूंगा। बिल्कुल, भैया पेज ही डिलीट कर देते हैं। तो ये एक जो विरोधाभास है उनकी इथिकल एब्सोल्युटली। और इन्हीं जटिलताओं की हम बात कर रहे थे कि इस पूरे विषय में कितनी जटिलताएं समाहित हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार तक ये बात और मुकम्मल तरीके से पहुंची होगी। होमवर्क वहां पे भी चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन इसके तमाम पक्षों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निराली जी, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वक्त निकालने के लिए। हाइपरटेंशन अब ग्लोबल टेंशन का रूप ले चुका है। WHO ने इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति इसकी गिरफ्त में है। हैरानी की बात यह है कि इसमें से आधे लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है। WHO की माने तो देश में करीब 31% एडल्ट पॉपुलेशन हाइपरटेंशन का शिकार है। हाइपरटेंशन ने तो सचमुच टेंशन दे दी है। WHO ने इस साइलेंट किलर बीमारी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन की चपेट में है। इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन की गिरफ्त में है। इससे बड़ी हैरानी ये है कि हाइपरटेंशन के शिकार 5 लोगों में से 4 मरीजों को सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। WHO की माने तो अगर हाइपरटेंशन के मरीजों को सही इलाज मिले तो 2023 से 2050 के बीच करीब 7.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सही इलाज मिलने से दुनिया भर में होने वाले 12 करोड़ स्ट्रोक के मामलों और करीब 8 करोड़ हार्ट अटैक के मामलों को रोका जा सकता है। फिलहाल तो हाइपरटेंशन से बचना है तो हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल का होना बेहद जरूरी है। हाइपरटेंशन पर आई WHO की रिपोर्ट को भारत के संदर्भ में देखें तो देश में 2019 में हाइपरटेंशन से करीब 92 लाख लोगों की मौत हुई। देश में 30 से 79 साल की एज ग्रुप के करीब 31% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। ये आंकड़े अलार्मिंग हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है हाइपरटेंशन। आमतौर पर इसे हाई बीपी कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब खून का दबाव नसों में बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर लेवल तय लिमिट से अधिक हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट पर जब जोर अधिक पड़ता है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होने पर हार्ट के साथ साथ दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका असर पड़ता है। हाइपरटेंशन के लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, थकान, सुस्ती, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सीने में दर्द, सांसें तेज चलना, आंखों से धुंधला दिखना मुख्य है। जो लोग स्मोकिंग, शराब के लती होते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं होते, मोटे होते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर जिनका बेतरतीब खान पान होता है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उन्हें हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा रहता है। हाइपरटेंशन से बचाव की बात करें तो हेल्दी डाइट यानी खाने में फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज खाने की आदत बनाएं। रोजाना एक्सरसाइज करें। नियमित अंतराल पर बीपी की जांच कराएं। अगर बीपी बढ़ी हुई है तो इसे हल्के में ना लें, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित और हेल्दी रखते हैं तो इस साइलेंट किलर बीमारी से दूरी बनाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारत ने 24 घंटे के अंदर ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कड़ा जवाब दे दिया। जैसे ही भारत ने कनाडा के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया, वैसे ही ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए। अब ट्रूडो कह रहे हैं कि हम भारत से तनाव नहीं चाहते। जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकल गई। ट्रूडो कहने लगे कि हम भारत से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। India and the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. ट्रूडो कह रहे हैं कि वो भारत के साथ मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसी बयान में वो धमकी भरे लहजे में भारत को उकसाने की भी बात कह रहे हैं। One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. ट्रूडो जिस मामले में भारत से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दरअसल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कनाडा का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। हालांकि कनाडा ने अभी तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है। इस मामले में कनाडा ने भारतीय कूटनीतिक पवन कुमार राय को यह कहते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया कि वो रॉ के अधिकारी हैं। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करते हुए उनका नाम भी मीडिया में लीक कर दिया। सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो क्यों खालिस्तानी आतंकी के लिए भारत से रिश्ते खराब करने पर तुले हुए हैं। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे है ट्रूडो की घरेलू सियासत। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का विरोध इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आने वाले चुनाव में उन्हें इस विचारधारा के लोगों का समर्थन चाहिए। आतंकियों का पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान अब बर्बाद हो चुका है। अगर कनाडा नहीं सुधरा तो वह दिन दूर नहीं जब उसकी हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश भी भारत की शक्ति को पहचान गए हैं और वो कनाडा की बजाय भारत के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बड़ी डील मिलने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक HAL को 100 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर मिलने वाला है। और इस पूरी खबर को हम आपको और विस्तार से समझाते हैं और ये अपडेट लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुवेश रथ मौजूद हैं। जी, ये खबर मिल रही है कि जो हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसको 100 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसके लिए जो वायुसेना के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको 100 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो कि तेजस MK1 अल्फा जो एयरक्राफ्ट है उसकी डिमांड की गई है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये HAL बनाती है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 80,000 करोड़ की बताई जा रही है। ये जो पूरी डील है इसको 5 से 7 साल में बनाया जाएगा। एक साल की अगर HAL की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो वो 17 से 26 की बताई जाती है। तो अगर देखा जाए तो 5 साल के ड्यूरेशन में ये पूरा जो प्रोसेस है उसको, ये पूरी ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि RFI निकलने के बाद जो पूरी प्रोसेस है, जो बिडिंग प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने में 1 साल का वक्त लग जाता है। तो इसलिए टोटल ड्यूरेशन जो बताया जा रहा है अभी वो 7 साल का बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये बता दें कि HAL पहले भी 83 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को दे चुकी है। उसके साथ ये जो 100 एयरक्राफ्ट का, 100 फाइटर जेट्स का एक जो फ्लीट का ऑर्डर दिया जाने वाला है, ये लगभग भारत की वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है और इसको अगले 5 से 7 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि हाल ही में वायुसेना चीफ ने स्पेन में 100 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान भी किया था। LCA was designed from the ground up to be a replacement for the
large MiG-21 and MiG-23, MiG-27 fleet that we have. Apart from the 83 LCA that have already been contracted for, we are looking at moving a case for around 100 more aircraft. और आइए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार आज भारी बिकवाली का शिकार हो गया। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी आज दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 800 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अनुमान के मुताबिक ही आज बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और कारोबार के दौरान ये गिरावट बढ़ती गई। मार्केट पर पूरा एक्शन बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नुपुर जुड़ गई हैं, जो बताएंगी पूरे दिन का हाल। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद आज हमारे बाजारों में भी आपको जो है वो कमजोरी गहराती हुई नजर आई है। 1 से 1.25% की गिरावट आपको तीनों ही इंडेक्स में दिखेगी। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो कमजोर एक्सपायरी यहाँ पर भी हुई है। वॉलेटिलिटी काफी थी और कमजोरी की तरफ ही आज पूरे दिन इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आए। हालांकि जो गेनर्स है उसमें कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, एशियन पेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख रहा था, लेकिन कमजोरी गहराई हुई इन कुछ स्टॉक्स में थी। रिलायंस में जो बड़ा सौदा हुआ उसके बाद बड़ा कट यहाँ पे देखने को मिला। BPCL, SBI लाइफ, JSW स्टील जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पर भी आज कमजोरी ही नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। ब्लू स्टार जो QIP अनाउंसमेंट आया उसके बाद बड़ा जंप यहाँ पे आते हुए दिखा। SJVN को जो प्रोजेक्ट मेरा जो करार किया है उसका अमाउंट बड़ा था, जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहा। JK टायर पे ब्रोकरेज रिपोर्ट से आज बूस्ट मिला और HDFC बैंक की जो एनालिस्ट मीट हुई थी और निम्स का जो गाइडेंस है वो घटाया था, उसके बाद बड़ा कट देखने को मिला HDFC बैंक में। ब्रॉडर मार्केट की भी ब्रेथ आज कमजोरी की तरफ थी। हालांकि कुछ गेनर्स की लिस्ट थी जहां पे नजारा टेक, IB, रियल एस्टेट, SCI, थर्मेक्स जैसे काउंटर्स थे जहां पे 4 से 5% का उछाल देखने को मिला। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बता देती हूँ आपको। CCL प्रोडक्ट्स, क्वेस्टकॉर्प, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इंडियन ओवरसीज बैंक में देखेंगे तो आपको 3 से 4% का कट आज के दिन नजर आया। कमजोर ग्लोबल संकेत है। कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजार बंद हुए। 1 से 1.25% की कट आपको देखने को मिले। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर नजर आया। और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल बोर्ड बैठक है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, फैसला होने की संभावना किन किन मुद्दों पर है, ये बताने के लिए थोड़ा सा डिटेल लेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए ब्रजेश। बिल्कुल, अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट एजेंडे हैं करीब 5-6 चीज़ें कही जा सकती हैं। उसमें से एक ये है कि जो बड़े कॉरपोरेट के लिए एक शर्त है कि 25% उनको इंक्रीमेंटल जो बोरोविंग है उसका 25% उनको कॉरपोरेट बॉन्ड से जुटाना है, तो उस पर पेनल्टी लगती है। अभी उस पेनल्टी के नियम में रियायत दी जा सकती है और पेनल्टी के बदले इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का मैकेनिज्म लाया जा सकता है। इंसेंटिव तब होगा जब लिमिट एक्सीड कर लेंगे, यानी जितनी उनको करनी चाहिए उससे ज़्यादा करेंगे तो इंसेंटिव होगा। इंसेंटिव लिस्टिंग फीस में रियायत के तौर पर होगा और डिसइंसेंटिव ऐसा होगा कि उनको क्लियरिंग कॉरपोरेशन में अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, रीट्स और इन्वेट्स जो हैं इनके लिए जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इनका जो होता है उसका इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया जा सकता है। साथ ही जो इन्वेस्टर्स अफेक्टेड हैं उनकी भरपाई के लिए किया जाए, इस पर जो है सेबी बोर्ड फैसला ले सकता है। तीसरा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि इंडेक्स प्रोवाइडर रेगुलेशन एक बार बोर्ड में मार्च के बोर्ड में अप्रूव हो चुका था, लेकिन फिर से बोर्ड में लाया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें बताई गई थी और इसलिए इसको फिर से बोर्ड में लाया जाएगा। खासतौर पर एक ये समस्या थी कि जो इंटरनेशनल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं हो पाया था पिछली बार, तो इस बार उस इनपुट को लेकर के और कुछ बदलावों के साथ इसको फिर से बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा FPIs और बाज़ार में जिन और रास्तों के ज़रिए विदेशी निवेश आता है इसको लेकर एक गहन चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि इसकी पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये एक मुद्दा होगा जो अहम होगा। इसके अलावा बोर्ड को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केट में और इसको और आगे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो लोगों को लग रहा था कि बोर्ड में आएगा, जो चीज़ें नहीं आने वाली हैं उसमें से है डीलिस्टिंग रेगुलेशन। बहुत उम्मीद थी कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन आएगा, उसके आने की उम्मीद नहीं है। म्यूचुअल फंड का TER जिसको लेकर बहुत लंबे समय से बात हो रही थी कि ये कब आएगा,
तो वो भी आने के आसार नहीं है, क्योंकि उस पर जो दोबारा कंसल्टेशन पेपर आना था वो अब तक नहीं आया है। फिनफ्लुएंसर्स के जो नियम हैं उसके भी इस बार के बोर्ड में जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि इस पर अभी भी चर्चा और चल रही है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ये एक बहुत ही कड़े किस्म का कानून ऐसे लोगों के लिए आने वाला था जिनके खिलाफ प्राइमा फेसाई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन स्थितियां ये संकेत करती हैं कि इन लोगों ने बाजार में गड़बड़ी की है। तो इसके भी इस बार के बोर्ड में आने की उम्मीद नहीं है। HDFC बैंक का शेयर आज बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर है। बैंक की एनालिस्ट बैठक में किन बातों को लेकर चिंता दिखाई दी और ब्रोकरेजेस क्या कहना है इस बारे में, ये सब बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे हैं। देखिए, HDFC बैंक के स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और इसका कारण था इस कंपनी का एनालिस्ट डे, जहां पे इस कंपनी ने काफ़ी सारी कमेंट्री दी है और ये कमेंट्री दरअसल बाजार को और ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आई है। सबसे पहले कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर थी। इनका कहना है कि जो विलय का समय था तब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन HDFC लिमिटेड के थे उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, करीब 20 से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आई है, क्योंकि वहाँ पे 1 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास की अतिरिक्त लिक्विडिटी थी। तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिला है और इसके लिए मार्जिन जो है यहाँ से गिर सकते हैं, 3.7 से 3.8% आ सकते हैं, जो कि 4.1% पे थे। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये भी मान रही है कि ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है गिर के 3.5% के आसपास भी जा सकते हैं। नमूरा का एक नोट है और इनका कहना है कि FY24 में जो ओवरऑल पूरे साल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे उसमें 25 बेसिस पॉइंट और FY25 में भी करीब 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी जो है वो आ सकती है और अगले 2 से 3 तिमाहियों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो दबाव में रह सकते हैं। FY25 से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार होगा। नेटवर्थ के बारे में इनका कहना है कि HDFC लिमिटेड का जो नेटवर्थ है उसमें करीब 17% के आसपास की गिरावट हुई और इसके चलते HDFC बैंक की जो बुक वैल्यू पर शेयर है, जाहिर सी बात है उसमें भी गिरावट हुई है। हालांकि काफ़ी हद तक अकाउंटिंग में चेंजेस की वजह से ये गिरावट जो है वो हुई है। साथ ही साथ लोन्स और एडवांसेस के बारे में इनका कहना है कि FY24 के जो बचे कुछ 9 महीने हैं उसमें करीब 12% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी और आगे 17% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है वो लोन्स और एडवांसेस में होगी। याद रखिएगा, HDFC बैंक की जो ग्रोथ है वो इससे बेहतर थी और इनका कहना है कि HDFC लिमिटेड का जो ओवरऑल मॉर्गेज पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्लो डाउन में है, होलसेल बुक को ये कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल लोन बुक पे देखने मिलेगा HDFC बैंक के और ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट था। इसके अलावा इनका कहना है कि ग्रॉस एनपीएस 1.2% से बढ़ के 1.4% और नेट एनपीएस 0.3% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ चुके हैं। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि ROA जो है FY23 में HDFC लिमिटेड के उनमें भी कमी आई है और जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री जो निकल के आई उसमें काफ़ी नेगेटिव थे और जाहिर सी बात है मार्केट को ये पसंद नहीं आए हैं। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस को भी ये पसंद नहीं आए हैं। आप देखिए, नमूरा डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। 1800 रुपये का लक्ष्य 1970 से इन्होंने घटाया है। JP मॉर्गन, जेफरीज, HSBC तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने HDFC बैंक पे अपना लक्ष्य घटाया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से ये ऊपर है, लेकिन अपने जो लक्ष्य है उसमें इन्होंने कटौती की है और जाहिर सी बात है इन सब कारणों की वजह से आपने देखा HDFC बैंक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। क्यों आज JK टायर में दिख रहा है जोरदार एक्शन, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कुशल गुप्ता। तो आज हमने देखा JK टायर में 7% तक की इंट्राडे शानदार तेजी आती हुई नजर आई, जबकि बाजार जो है गिरते हुए नजर आ रहे थे। अब इसकी सबसे बड़ी वजह बनी डैम कैपिटल की रिपोर्ट, जहां पर इनिशिएटिंग कवरेज की शुरुआत है और यहां पर जो इन्होंने खरीदारी की राय दी है और 315 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। इससे ये चीज साफ जाहिर हो रही है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो कितनी बुलिश इस पर है। इसमें सबसे पहली जो कारण इन्होंने बताई है, ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी ने जो ब्रांड इमेज सुधारी है और साथ ही जो मार्केट शेयर गेन्स हुए हैं वो कंपनी के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही दूसरा जो पॉइंट इन्होंने बताया है वो है बैलेंस शीट, ये बेहतर होती हुई दिख रही है, यानी कि डीलेवरेजिंग हुई है और कंपनी की जो वैल्यूएशन है कंपटीटर्स से अभी सस्ती हुई है। यही नहीं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस है कंपनी का और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने, उससे कंपनी की रियलाइजेशंस में सुधार होगा और साथ ही जो कंपनी की प्राइसिंग है वो भी आगे चलकर इंप्रूव हो सकती है। और इसी वजह से जो JK टायर का मैनेजमेंट है FY24 में आए ये डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही FY25 में जो कर्ज है इनका 4500 करोड़ रुपए से घटाकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3500 करोड़ रुपए कर देंगे। तो कर्ज में भी सिग्निफिकेंट गिरावट एक्सपेक्ट कर
रहा है मैनेजमेंट, और साथ ही जो आय ग्रोथ है वो डबल डिजिट पर कंपनी की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउस है वो बुलिश है, और आगे के लिए FY25 तक जो इनकी कैगर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स वो भी काफी शानदार है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि जेके टायर पे आज इतनी शानदार तेजी बनी हुई है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आखिरकार आतंकवादियों से भारत मां के वीर सपूतों की शहादत का बदला ले लिया है। लश्कर तैयबा के आतंकी उजैर खान और उसके साथी को पीर पंजाल की पहाड़ी में मार गिराया गया, जहां वो पिछले 7 दिनों से बैठे थे। साफ है कि आतंकियों का अंत देख पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में तैयार हो रहे आतंकियों की रूह कांप रही होगी। पीर पंजाल की दुर्गम और चुनौती भरी पहाड़ियों में छिपे बैठे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आखिरकार मौत के घाट उतार दिया, और इसी के साथ 13 सितंबर से चल रहा एनकाउंटर भी खत्म हो गया। 7 दिनों तक गडोल के जंगलों में चलने वाला एनकाउंटर आखिरकार समाप्त हो गया। एडीजी कश्मीर विजय कुमार ने ये घोषणा कर दी कि उजैर खान जो लश्कर का कमांडर है उसको इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है, और उसका शव और उसका हथियार बरामद किया गया है। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन हिंद के रणबांकुरों ने अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए अपने साथियों का इंतकाम ले लिया है। सुरक्षा बलों ने 7 दिन के अंदर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन लश्कर के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर साइट से आतंकवादियों के काफी हथियार बरामद किए हैं, जबकि वहां और भी विस्फोटक होने का शक है जो ये दहशतगर्द अपने साथ लेकर आए थे। इसी को देखते हुए फिलहाल सेना और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले कुछ सालों में हुआ ये सबसे लंबा ऑपरेशन बताया जा रहा है। 12 सितंबर की शाम को शुरू हुई इस मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए, जबकि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और सेना के जवान प्रदीप सिंह इसमें शहीद हो गए। सबसे लंबे ऑपरेशन के साथ साथ ये हाल के दिनों का सबसे हाईटेक ऑपरेशन भी बताया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेहद आधुनिक और न्यू जनरेशन के हथियार और दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। सभी आतंकी सर्च टीम पर फायरिंग करने के बाद घने जंगलों के बीच गहरी गुफाओं में छिप गए थे। ऐसे में हेक्साकॉप्टर ड्रोन का रोल बेहद अहम रहा। इसकी मदद से ही सेना ने उन ठिकानों को ढूंढा और वहीं आतंकियों की कब्र खोद डाली। अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान के ताजा हमले से आर्मेनिया भी दहल गया है। ये तस्वीरें आर्मेनिया की हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान के ताजा हमले से आर्मेनिया दहल गया है। हमले को अजरबैजान के ही नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में अंजाम दिया गया। ड्रोन से किए गए हमले के बाद इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। इसके बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। इस वीडियो को अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर अपने दुश्मन आर्मेनिया के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। Bölmeleri yüksek dövüş hazırlanma seviyesine getirilmesi, seferberlik üzere beraber bölmelerin yaratılması, Azerbaycan ordusunun bölmelerine karşı keşfiyat faaliyetlerinin genişlendirilmesi, mövkilerimizin derinliğine sızarak minalardan temizlenmiş arazilerin ve mümkün tayinatlı yolları. आर्मेनिया की ओर से दावे के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों के साथ 2 नागरिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह हो गईं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी हमले का असर दिखा। गारमेंट्स के एक शोरूम में सजाया गया सामान बिखरा हुआ दिखा। शीशे इधर उधर बिखरे पड़े मिले। हमले को अजरबैजान के ही नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में अंजाम दिया गया। अजरबैजान ने यह भी दावा किया कि आर्मेनिया की सेना
उसके क्षेत्र में बारूदी सुरंग बना रही है। इस हमले के बाद अब दोनों देशों के बीच 2020 के बाद फिर से युद्ध के आसार हैं। वहीं अजरबैजान के हमले के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन शुरू हो गए। ड्रोन हमलों के बाद आर्मेनिया में लोग सड़कों पर उतर आए। नागोर्नो काराबाख में हिंसा के खिलाफ एक रैली में एक सरकारी इमारत में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। राजधानी येरेवन में सड़कों पर लोगों का हुजूम उतर पड़ा और लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ नारेबाजी की। झड़प के दौरान पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग घायल हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूएन से इस मामले में दखल देने की अपील की है। अपनी आर्मी पर हमले के बाद आर्मेनिया ने भी अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में सेना भेजी, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। खासतौर से मुंबई में ज्यादा रौनक देखी जा रही है। हर तरफ गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की पूजा आराधना हो रही है। कई जाने माने जो सेलेब्स हैं और वो भी पंडालों में जाकर गजानन के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी बप्पा के दर्शन किए। और गणेश चतुर्थी पर सलमान की बहन अर्पिता खान ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की। ऐसे में सलमान अर्पिता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। इसका एक वीडियो सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में सलमान अर्पिता और आयुष की बेटी को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। इजाजत दें। नमस्कार।